हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 6 में अपन थर्ड लेसन पढ़ रहे थे, मधुर भाषण पढ़ रहे थे ना। और उसमें लास्ट में हमने कहाँ पे छोड़ा था, याद है आपको? बाण भट्ट जी की स्टोरी पे सुना था ना। तो बाण भट्ट जी जो थे, वो जब मरने वाले थे तो उनने दो बहुत ही अच्छे और सुंदर ग्रंथ लिखे थे। एक तो था हर्ष चरित्र, है ना, और दूसरा था कादम्बरी। तो बाणभट्ट जब मरने वाले थे तब यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कादंबरी, जो एक ग्रंथ था, एक काव्य था, कौन पूरी करेगा। उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष है, एक सूखा वृक्ष होगा जहाँ वो लेटे हुए थे, अंतिम सांस ले रहे थे, सामने एक सूखा वृक्ष था, तो उसको तुम किस प्रकार से भाषा में व्यक्त करोगे। बाणभट्ट जी ने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और बोला कि इसको, जो ये सूखा वृक्ष है, इसको अपनी भाषा में परिभाषित करो। बड़े लड़के ने क्या कहा? शुष्क काष्ठ तिष्ठ गिरे, शुष्क काष्ठम तिष्ठ यतागरे। तो उन्होंने ये कहा, बड़े लड़के ने, कि ये सूखा, शुष्क मतलब सूखा, काष्ठ मतलब ये पेड़ है, लकड़ियां हैं, टहनियां हैं, और तिष्ठागरे यानी ये झुका हुआ है। मतलब बड़े लड़के ने नेगेटिविटी में बात करी कि ये तो सूखा पेड़ है, इसकी लकड़ियां सूखी हुई है, ये तो झुका हुआ है, एक तरह से ये किसी काम का नहीं है। लेकिन छोटे लड़के ने, दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसते परतम। छोटे लड़के ने क्या कहा कि ये सूखा जो वृक्ष है, नीरस तरुवरम, ये बहुत बड़ा रसहीन वृक्ष है, बहुत बड़ा रसहीन वृक्ष है। विलसिता परत है, लेकिन इसमें वापस से नवचेतना की जा रही है, यानी इसमें हरे हरे पत्ते नजर आ रहे हैं। मतलब छोटे वाले लड़के को उस पेड़ में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता दिखी कि ये पेड़ रसहीन तो हो गया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, आने वाले समय पे ये बड़ा पेड़ बन सकता है। बात एक ही थी, कहने में केवल फर्क था। बात तो दोनों की एक ही थी। एक ने कहा था कि बिल्कुल सूखा पेड़ है, सूखी लकड़ियां हैं, झुका हुआ है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरे ने उसमें सकारात्मकता देखी, बताया वही कि पेड़ सूखा ही है, रसहीन है, लेकिन भविष्य में इसमें वापस से हरी पत्तियां जगकर ये हरा भरा हो सकता है। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंप दिया, क्योंकि जब छोटा लड़का किसी भी नेगेटिविटी चीज में पॉजिटिव ढूंढता है, किसी भी नकारात्मक चीज में सकारात्मकता ढूंढता है, तो उसने सोचा कहीं ना कहीं ये मेरी कहानी को पूर्ण रूप से पूरा करेगा, अंत करेगा इस कहानी का, कादंबरी का, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम मनुष्य में केवल बुराई बुराई देखेंगे तो वो हमें हमेशा ही बुरा नजर आएगा, लेकिन अगर हम उसमें कोई अच्छाई देखेंगे या अच्छाई देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो बुरा मनुष्य भी अच्छा बन जाए। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। अब ये तो बताया आपको भाषा में साहित्य संयोजन की भाषा कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है, साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। कैसे? जैसे आप मित्र से बात करते हो, तू तुकारा करके करते हो, अगर आप उसी जगह आप बात करो तो कितना उसको प्रफुल्लित होगा, वो आपके संस्कारों की कितनी तारीफ करेगा कि मेरा दोस्त तो ऐसा है, उसके माता पिता ने उसको ऐसे बोलना सिखाया है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही क्या है? साहित्य है। जैसे आप दुखी हो, अब कोई आपके पास आ रहा है, आप उसको कह रहे हो हट हट, भग जा यहाँ से, दूर हो जा, फलाना हो जा, एक अप्रचलित गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। और दूसरी जगह ये है कि अगर आप दुखी हो और कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप उससे रिक्वेस्टली बोल सकते हो कि भैया मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ दो। तो दोनों के बोलने में फ़र्क होता है। जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है, और जो कोई मित्र किसी रूठे हुए मित्र को अपनी भाषा शैली से इस प्रकार से मुग्ध मोह कर देता है जिससे वो मान जाए, तो वही साहित्य है। और साहित्य क्या है? वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है। जैसे आप बोलते हो, दूसरों से जैसा व्यवहार करते हो, जैसी आपकी भाषा शैली होती है, वैसे ही सामने वाला आपको आदर देता है। आप बहुत तमीज से, संस्कारी शब्दों से उसको पुकारेंगे तो वो आपका हमेशा आदर करेगा। लेकिन आप अगर गलत भाषा का प्रयोग करेंगे या ओछी भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो आपका कभी भी संस्कार या शिष्टाचार नहीं करेगा, और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। अच्छी भाषा हमेशा मनुष्य को सफलता के द्वार जरूर दिखाती है।
मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर करता है। समाज में जो हमारा प्रभाव होता है वो हमारी जो चाल ढाल है यानी पोशाक यानी वस्त्र है, जिस प्रकार से हम पहनावा करते हैं, हमारे चलने फिरने का ढंग है, उस पर निर्भर करता है। किंतु विष भरे कनक घंटों की संसार में कमी नहीं है। किंतु विष भरे कनक घंटों की संसार में कमी नहीं है, लेकिन जगह जगह हमें हमारी त्रासता, हमारा निरादर करने या हमारी बुराई खोजने वाले लोगों की इस संसार में कोई कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मन जब तक पाषाण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता है। यह प्रभाव ऊपरी होता है, मतलब जो आप पहनते हो और चलते हो और देखते हो ये केवल ऊपरी दिखावा है। मन पोशाक का मान और जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। आपने जो भी कपड़े पहन रखे, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं ना, बहुत अच्छी तरह से आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सामने वाले के सामने अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी भाषा शैली अच्छी नहीं है तो इन पोशाक का भी कोई काम नहीं रहेगा। यानी आपके स्थायी तब तक स्थायी नहीं होता। पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। पोशाक से आपको जेंटलमैन तभी माना जाएगा जब तक आप अपनी भाषा शैली को व्यक्त ना करेंगे। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं लेकिन आपकी भाषा शैली खराब है तो फिर आपका मान सम्मान बेकार है, आपको मान सम्मान बाजार में नहीं मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो लेकिन भाषा शैली अगर खराब है तो फिर आपको संसार में मान सम्मान नहीं मिलेगा। और यदि आपने अच्छे कपड़ों के साथ अपनी भाषा शैली, जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, उसे मधुर भाषा में बात करना सीख लिया तो फिर पोशाक के समान आपको अच्छा मान लिया जाएगा। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। एक और बात ध्यान रखनी है, मधुर भाषा बोलना ही नहीं है, यानी केवल कथन करना ही नहीं है, कथन बोलना ही नहीं, केवल उसको करके भी दिखाना है। यानी जो आप बोल रहे हैं उसको निभाना भी है। जैसे आप कह रहे हैं कि शोर नहीं होना चाहिए, आप दुनिया भर में ज्ञान देते हैं कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों को इससे परेशानी होती है, और आप घर में आके लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। तो आपकी कथनी और करनी में अंतर है कि आप बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो हमेशा अगर मधुर भाषा बोल रहे हो तो उस मधुर भाषा में जो आप बोल रहे हो उसको आपको करके भी दिखाना चाहिए। हमेशा आपको ऐसा नहीं है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं करना चाहिए। किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। लिखो, किंतु कर्म के लिए जो वचन है वह पहली सीढ़ी है। कोई भी आप कर्म करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका वचन देना पड़ेगा, और वचन जब दोगे तो फिर वही आपका कर्म बन जाएगा। क्योंकि आप सामने वाले को जो बात कह रहे हैं अगर आप उसका अनुसरण न कर पाते हैं तो फिर सामने वाले को आपको कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। मधुर वचन जो आप मीठे शब्द बोलते हैं वही विश्वास उत्पन्न करते हैं, लोगों के मन में विश्वास पैदा करते हैं, भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। जो हमारे मन में भय है, डर है, आतंक है, सामने वाले के प्रति जो घृणा है, सामने वाले से जो डर है, वो अगर सामने वाला मधुर भाषण में बात करेगा तो हमारा भय और हमारा आतंक समाप्त हो जाएगा। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। जो बहुत तीखा बोलते हैं, बहुत खराब बोलते हैं, उनसे लोग अपने दिल की बात नहीं करते हैं। आपने भी देखा होगा, जो आपको डांटता है, जो आपको परेशान करता है, आप उसको अपनी व्यथा, अपना दुख, अपनी बात नहीं बताते हैं, लेकिन जो आपसे प्रेम करता है, आपको ढंग से बात करता है, आप उसको अपने मन की समस्त बातें बता देते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। और समाज में रहते हैं, आप देखते हो ना, अपनी बातें दोस्तों को बताते हो, दोस्तों की बातें सुनते हो, समाज की बातें सुनते हो, समाज की बातें लोगों को बताते हो। तो सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है, और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होती। जो सामाजिक व्यवहार आपको मिलता है वो आपकी शिष्टता से, यानी आपके बात करने के तरीके से, बोलने के शब्दों से पता पड़ता है आपकी क्या शिष्टता है। और स्पष्टता के बिना, और आप भाषा को कितना स्पष्ट बोल पाते हैं, उससे ही आपको सामाजिक संस्कार प्राप्त होते हैं, सामाजिक व्यवहार प्राप्त होता है, और उनके बिना आपको ये सामाजिकता प्राप्त नहीं हो सकती। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। भाषा की सार्थकता इसी में ही है, यानी आप जो भाषा बोल रहे हैं उसका प्रभाव अगर सामने वाले के ऊपर नहीं बढ़ रहा है तो फिर वो भाषा बोलने का कोई महत्व नहीं है। अगर टीचर आपको समझा रहा है और आपके समझ में आ रहा है तो ही फिर टीचर के बोलने का फायदा है, अन्यथा उसके बोलने का कोई फायदा नहीं है।
जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। जब हम किसी को गाली देते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ अपशब्द बोलते हैं, तो सामने वाले को क्रोध आता है, आपके शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। तो कवि कहना चाह रहा है कि जब हम गंदा बोलते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं, अशब्द बोलते हैं, तो सामने वाले को बुरे लगते हैं। तो जब हम प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, अच्छे शब्द बोलेंगे, तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। अभी आप किसी टीचर से कहोगे, ए टीचर इधर आ, और किसी से कहोगे सर मेरे को ये काम है, गुरुजी मेरे को ये काम है, प्लीज़ ये कर दीजिए या प्लीज़ ये बता दीजिए, तो सामने वाला कितना खुश होगा। उसे चाहे कितना ही अर्जेंट काम क्यों ना हो, वो आपकी बात जरूर सुनेगा और आपका काम करने की जरूर कोशिश करेगा। तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा ज़बरदस्त होता है, और शब्द बोलने का जो जादू होता है, जिसके अंदर ये कला होती है कि शब्दों से कैसे रिझाया जाए, सामने वाले को शब्दों से कैसे मनाया जाए, ये शब्दों का जादू बड़ा ही क्या होता है, ज़बरदस्त होता है। तो आज के लिए काफ़ी इतना, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बाकी पढ़ें, नेक्स्ट वीडियो में बाकी पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।